नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल फौजदार एक बार फिर से विवेकानंद कंपटीशन क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अपन लास्ट टाइम आपसे हमने बात की थी टॉपिक प्रकाश के बारे में। तो अपन लास्ट टाइम बात कर रहे थे आप प्रकाश का स्पेक्ट्रम। जनरली आपको बताया था कि प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो प्रकाश के स्पेक्ट्रम मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कोई भी ऐसा स्रोत जिससे प्रकाश किरणें उत्पन्न होती है, ठीक है, या ऐसा प्रकाश जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखती हैं, उसको हम नाम देते हैं दृश्य प्रकाश। ठीक है भाई। तो ये जो दृश्य प्रकाश है, तो मैंने आपको बताया था कि यदि दृश्य प्रकाश को हम किसी प्रिज्म से होकर दृश्य प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर जब गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभाजित होता है। और आपको 7 रंगों का क्रम मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो 7 रंगों का क्रम जो होता है अपना, इसको अपन एक फिर से याद रख सकते हैं, इसको अपन कहते हैं विबग्योर। और विबग्योर में आप याद रख सकते हो V फॉर वायोलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन और Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। तो भाइयों ये जो है अपना दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 7 रंगों का क्रम होता है। और आपको बताया था वायोलेट से रेड की तरफ, यानी कि बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर, ये जो है अपना क्रम होता है तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम। तो ये जो है तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम होता है। तो ये तो गई बात भाई प्रकाश के स्पेक्ट्रम। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो अपना दृश्य प्रकाश होता है, इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तो ये अपनी पाई जाती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई। तो दृश्य प्रकाश की जो अपनी तरंग दैर्घ्य है ये कितनी होगी, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आप जनरली क्या होता है कि आप याद रखते हो तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम, जो कि अपनी कितनी है 3900 से 7800। होता क्या है कि एग्जाम में कभी कभी तरंग दैर्घ्य को एनएम के अंदर भी दे देता है। एनएम मींस होता है, तो एनएम के अंदर देगा तो एनएम में कितना होगा 390 एनएम से 780 एनएम। तो यानी कि 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। ठीक है भाई। तो ये तो है अपनी तरंग दैर्घ्य। तो इसमें अपनी जो हाईएस्ट तरंग दैर्घ्य है वो किसकी है, रेड की, और लोएस्ट किसकी होगी, वायोलेट। ठीक है। तो भाई तो ये तो था अपना प्रकाश का स्पेक्ट्रम। आगे यदि हम बात करें प्रकाश के बारे में, तो ये जो अपना प्रकाश है, तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर जो प्रकाश का स्रोत होता है वो क्या होता है, सूर्य। तो सूर्य जो है, सूर्य की प्रकाश किरणें, या अपन ऐसे कहें कि सूर्य की प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। ठीक है भाई। तो जो सूर्य की प्रकाश किरणें जो होती हैं उनको पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला जो समय है वो अपना औसतन होता है 8 मिनट 19 सेकंड। ठीक है भाई। तो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, 8 मिनट 19 सेकंड। यदि हम यहीं से बात करें कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेगा, तो चंद्रमा का प्रकाश जो है इसकी टाइमिंग होती है 1 मिनट और 30 सेकंड। ठीक है भाई। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड, जबकि चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 30 सेकंड का समय लेता है। और आप जानते हो कि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश, तो चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि तो इस पे प्रकाश कहां से है, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होके, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर पहुंचता है। ठीक है भाई।
तो ये तो थी इसके प्रकाश के पहुंचने का समय। तो सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड और चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 30 सेकंड का समय लेता है पृथ्वी तक पहुंचने। आगे यदि हम बात करें भाई, यदि हम यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं प्रकाश, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि प्रकाश जो है, प्रकाश को गति करने के लिए, ठीक है, प्रकाश को या अपन ऐसे कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है भाई। अर्थात ये जो है निर्वात में भी गति कर सकता है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश जो है निर्वात में भी गति कर सकता है। अब यहां पर हम बात करें प्रकाश के वेग के बारे में, ठीक है भाई। प्रकाश का वेग जो है वो सर्वाधिक किसमें होता है? निर्वात में, ठीक है भाई। तो निर्वात को आप कह सकते हो इंग्लिश में वैक्यूम, ठीक है। तो सर्वाधिक इसका वेग किसमें होता है? निर्वात में होता है, ठीक है। और सबसे कम प्रकाश का वेग, तो सबसे कम प्रकाश का वेग किसमें होगा? ठोस माध्यम में। किसमें होता है? ठोस माध्यम में। तो यहाँ पे यदि हम बात करें प्रकाश के निर्वात में वेग की, प्रकाश का निर्वात में वेग क्या होता है? तो निर्वात में इसका वेग क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है भाई। तो निर्वात में कितना वेग होता है इसका? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका वेग होता है। तो ये इसका सर्वाधिक वेग। आगे यदि हम बात करें कि जो है प्रकाश का जल में वेग क्या होता है? प्रकाश का जल में वेग, तो जल में जो है इसका वेग जो पाया जाता है अपना, वो होता है लगभग 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है भाई। और यदि हम बात करें कांच में वेग, तो कांच में वेग कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो सर्वाधिक किसमें है? निर्वात में। कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की दर से होता है। तो ये तो हो गई इसके प्रकाश के वेग की बात। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होगा? निर्वात में, और सबसे कम ठोस माध्यम, ठीक है भाई। तो आगे यदि हम बात करें प्रकाश से संबंधित क्या है, कुछ सिद्धांत दिए गए, ठीक है भाई। प्रकाश से संबंधित सिद्धांत, प्रकाश से संबंधित सिद्धांत। तो भाई यदि आप यहाँ पे जनरल साइंस पढ़ रहे हो, तो जनरल साइंस में आपको एक खास चीज याद रखनी है कि सिद्धांत के बारे में बहुत ही कम चांस है क्वेश्चन पूछे जाने का, ना के बराबर पूछता ही नहीं। जहां आपसे पूछा जाएगा तो वो होता है कि आपको प्रकाश से संबंधित सिद्धांत का नाम दे दिया जाएगा, तो सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछा जाता है। तो जनरली यहाँ पे हम बात करें कि एक अपना प्रकाश का सिद्धांत दिया गया था, जिसे अपन कहते हैं प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। तो प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है ये दिया गया था वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के द्वारा, ठीक है दोस्तों। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया। यदि हम बात करें प्रकाश के अगले सिद्धांत की, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ठीक है भाई। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया गया था आपका वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग के द्वारा, ठीक है। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग के द्वारा, ठीक है भाई। आगे यदि हम बात करें प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ठीक है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नया वर्ड आया है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या होती है। तो प्रकाश की जो किरणें होती हैं ये दो रूपों में व्यवहार करती हैं, एक तो कण के रूप में और दूसरा तरंग के रूप में। आप इंग्लिश में कह सकते हैं द्वैत प्रकृति को ड्यूअल नेचर, ठीक है, ड्यूअल नेचर कह सकते हो, यानी कि
प्रकाश की जो किरणें हैं वो किसके रूप में व्यवहार करती हैं, कण के रूप में, ठीक है। तो वायुमंडल में कण के रूप में भी इनका व्यवहार होता है और दूसरा तरंग के रूप में भी इसका व्यवहार होता है। जिस तरंगें होती हैं अपनी घड़त और तरंग बना के चलती हैं, उस प्रकार प्रकाश की क्या होती है, तरंगें होती हैं, वो भी अपना तरंग प्रकृति रखता है और साथ में कैसी होती है, कणीय प्रकृति भी होती है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में सर्वप्रथम बताने वाला जो वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक का नाम था डी ब्रोगली, ठीक है भाई। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया, डी ब्रोगली, ठीक है दोस्तों। आगे अपना सिद्धांत आता है, या आप ऐसे कह सकते हैं प्रकाश का कणिका सिद्धांत, ठीक है भाई। तो प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है, ठीक है, तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया गया वैज्ञानिक आइंस्टीन के द्वारा, ठीक है। तो अपने वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, जिन्होंने इसको क्या बताया, इसका प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था। और एक अपना नेक्स्ट अपना होता है प्रकाश का कणिका सिद्धांत, सॉरी भाई, प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया गया था वैज्ञानिक न्यूटन के द्वारा, सॉरी वैज्ञानिक थे अपने न्यूटन, जिनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, उन्होंने प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था। और नेक्स्ट होता है प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, ठीक है भाई। तो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, तो फोटोन सिद्धांत दिया गया था वैज्ञानिक आइंस्टीन के द्वारा, ठीक है भाई। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन और प्रकाश का फोटोन सिद्धांत आइंस्टीन, ठीक है भाई। तो आपको प्रकाश से संबंधित सिद्धांतों में जो याद रखना है वो अपना प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया है, मैक्स प्लांक ने। तरंग सिद्धांत हाइजेनबर्ग, प्रकाश की द्वैत प्रकृति डी ब्रोगली, ठीक है। द्वैत प्रकृति क्या होती है, कण और तरंग दोनों के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करता है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन और प्रकाश का फोटोन सिद्धांत आइंस्टीन, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम आगे बात करें प्रकाश के बारे में, तो एक अभी नाम आया है का क्वांटम। क्वांटम क्या है, ठीक है भाई, क्वांटम क्या किसे कहते हैं। तो आगे आपको याद रखना है, एक वर्ड होता है अपना क्वांटा, ठीक है, क्वांटा या फोटोन, ठीक है। क्वांटा या फोटोन किसे कहते हैं, ठीक है भाई। तो क्वांटा या फोटोन क्या है, दोनों का एक ही मतलब है, फोटोन कह लो या क्वांटा कह लो। तो जो अपना सूर्य से जो प्रकाश आता है, ठीक है, तो प्रकाश का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन जो छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में होता है। आप ऐसे कह सकते हो कि जब भी प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होता है तो इस प्रकाश का उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में होता है, और इन छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों को ही हम नाम देते हैं क्वांटा या फोटोन, ठीक है भाई, क्वांटा या फोटोन। तो आप ऐसे कह सकते हैं जैसे अपना शरीर होता है, शरीर का निर्माण किससे है, कोशिका से। तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, शरीर का। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। उसी प्रकार प्रकाश की जो तरंग होती है, ठीक है, प्रकाश जो होता है वो एक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, ठीक है, या छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के द्वारा निर्मित होता है, जिसके क्या नाम देते हैं, बंडलों को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। तो और ये क्वांटा या फोटोन जो है ये प्रकाश की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो इकाई सबसे छोटी कौन सी होगी, क्वांटा या फोटोन होती है, ठीक है भाई। और एक थोड़ी सी आप यहाँ पे जानकारी रख सकते हो कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश एक अपने पादपों के लिए बहुत ही उपयोगी है, पादपों के लिए बहुत ही
उपयोगी होता है। क्यों होता है? क्योंकि पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक अभिक्रिया करते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है भाई, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादपों के द्वारा एक अभिक्रिया की जाती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की सहायता से पादपों के द्वारा भोजन निर्माण किया जाता है। पादपों के द्वारा भोजन निर्माण किया जाता है। और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों में जो अपना सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाला जो भाग है वो क्या है? हरित लवक। ठीक है, हरित लवक इसमें क्या है? मुख्य भाग होता है जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है भाई, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्यों बता रहे हैं? तो प्रकाश संश्लेषण को यहाँ पे बताने का कारण क्या है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और इस क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होगा? भोजन का। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य अंग जो है पादपों का वो कौन काम करता है? हरित लवक। और ये जो हरित लवक है सूर्य के प्रकाश को जब ग्रहण करेगा तो वो किस रूप में करेगा? क्वांटा या फोटोन के रूप में ही ग्रहण करता है। ठीक है भाई, तो पादपों के द्वारा भी सूर्य के प्रकाश को अपना क्वांटा या फोटोन के रूप में ही ग्रहण किया जाता है। तो ये तो बात हुई भाई प्रकाश की सबसे छोटी इकाई के बारे में। तो प्रकाश की छोटी इकाई क्या होती है? अपनी क्वांटा या फोटोन होती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें यहाँ पर एक दो चीजें चलती है। अभी आपने नाम सुना जिसको हम कहते हैं तरंगदैर्घ्य। ठीक है भाई, इसको हम कहते हैं तरंगदैर्घ्य। इंग्लिश में कहा जाता है इसको वेवलेंथ। और एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति को इंग्लिश में कह सकते हो आप फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब तरंगदैर्घ्य क्या होती है? अभी आपने एक नाम सुना था कि सूर्य के प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? ठीक है भाई, तरंगदैर्घ्य किसे कहा जाता है? तो आपको यहाँ पे तरंगदैर्घ्य की सबसे पहले परिभाषा याद रखनी। तरंगदैर्घ्य की परिभाषा क्या होती है? तो तरंगदैर्घ्य की परिभाषा क्या होती है? तो तरंगदैर्घ्य अपन कहते हैं कि किसी भी, याद रखना, प्रकाश की किरण की ही तरंगदैर्घ्य नहीं होती है, कोई ध्वनि तरंग भी होगी उसकी भी तरंगदैर्घ्य होगी। ठीक है भाई, तो तरंगदैर्घ्य ऐसा नहीं कि प्रकाश किरण की होती है। तो अपन यहाँ पे परिभाषा यदि पढ़ रहे हैं तरंगदैर्घ्य की तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो किसी भी तरंग के द्वारा, किसी भी तरंग के द्वारा एक चक्र, किसी भी तरंग के द्वारा एक चक्र पूरा करने में, एक चक्र पूरा करने में तय की गई दूरी। ठीक है भाई, तो किसी भी तरंग के द्वारा एक चक्र पूरा करने में तय की गई दूरी को हम उसकी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो तरंगदैर्घ्य एक प्रकार की क्या होती है? दूरी होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वर्ड पहले आ रहा था लेंथ। लेंथ मींस लंबाई। ठीक है, तो ये अपनी तरंगदैर्घ्य जो है एक प्रकार की दूरी होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि तरंग का एक चक्र क्या होता है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे प्रकाश किरण की बात करें तो मान लीजिए प्रकाश किरण किसी माध्यम के अंदर संचरित हो रही है तो वो कुछ इस प्रकार क्या होगा? संचरित होगा। तो ये वाला जो भाग होता है उस तरंग का क्या होगा? स्रंग होगा। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। ठीक है, स्रंग होगा और गर्त होगा। स्रंग वो स्थान होता है जहां पर किसी भी तरंग की तीव्रता अधिकतम हो, और गर्त वो स्थान होता है जहां पर किसी भी तरंग की तीव्रता न्यूनतम हो। ठीक है भाई, तो ये जो है स्रंग और गर्त के रूप में अपना संचरण करेगी। तो यहां पर ये जो है ये वाला पॉइंट और ये, तो यहां से लेके ये जो पूरी दूरी है इसको अपन क्या कहेंगे? इसकी तरंग की तरंगदैर्घ्य कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो कि एक स्रंग प्लस एक गर्त बराबर तरंगदैर्घ्य। ठीक है भाई, तो ये जो है एक स्रंग और एक गर्त बराबर तरंगदैर्घ्य कह सकते हो,
या आप कह सकते हो किसी भी तरंग का एक चक्र। ठीक है, तो एक चक्र, तो यहाँ पर ये जितनी लंबाई होगी, जितनी दूरी होगी, उसको उस तरंग की क्या बोलेंगे हम, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब यहाँ पे एक विशेष चीज याद रखना है, इस तरंग दैर्घ्य का प्रतीक क्या होता है, यानी तरंग दैर्घ्य को किससे व्यक्त करते हैं, तो तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है लैम्डा से। ठीक है, उसका साइन क्या होता है, लैम्डा। तो लैम्डा से तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित किया जाता है, और इसका मात्रक, मात्रक पे आपको भाई विशेष ध्यान देना है, इसका मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है भाई, ये इसका मात्रक है एंगस्ट्रॉम। और एक चीज और यहाँ पे याद रखनी है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो दूरी होती है वो कितनी होगी, 10 की घात -10 मीटर। ठीक है भाई, तो तरंग दैर्घ्य क्या हुई, किसी भी तरंग के द्वारा एक चक्र पूरा करने में तय की गई दूरी का मान तरंग दैर्घ्य कहलाता है। और एक चक्र पूरा करने में एक संघ और एक गर्त की टोटल लंबाई होती है, यानी कि जो टोटल लंबाई होगी उसी को अपन क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य कहेंगे। तरंग दैर्घ्य का प्रतीक लैम्डा होता है, मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर मान होता है 10 की घात -10 मीटर। एक मैंने आपको नैनोमीटर भी बताया था। ठीक है, तो नैनोमीटर का जो मान है वो होगा 10 की घात -9 मीटर होता है। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया अपना तरंग। आवृत्ति किसे कहते हैं, आवृत्ति इंग्लिश में कहते हैं इसको फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति क्या है, तो आवृत्ति का मीन्स होता है किसी भी चीज को बार बार दोहराना। ठीक है, रिपीट करना बार बार, उसको कहते हैं अपन आवृत्ति। तो यहाँ पे आप कह सकते हो किसी भी तरंग की आवृत्ति किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि किसी भी तरंग के द्वारा, किसी भी तरंग के द्वारा प्रति सेकंड, या आप यहाँ पे यूज कर सकते हो वर्ड इकाई समय। ठीक है, इकाई समय। तो किसी भी तरंग के द्वारा प्रति सेकंड या इकाई समय में पूरा किए गए चक्रों की संख्या। ठीक है भाई, तो किसी भी तरंग के द्वारा प्रति सेकंड या इकाई समय में पूरा किए गए चक्रों की संख्या को हम उसकी क्या बोलेंगे, आवृत्ति कहेंगे। और जो आवृत्ति होती है इसका प्रतीक, ठीक है, इसका प्रतीक जो है अपना होता है न्यू। ठीक है, जैसे अपन व्यक्त करते हैं तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से। ठीक है, तो इसको अपन किससे, आवृत्ति किससे व्यक्त करते हैं, न्यू से व्यक्त करते हैं। और इसका मात्रक, ठीक है भाई, इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, हर्ट्ज भी होता है एक मात्रक। यदि हर्ट्ज नहीं मिले आपको एग्जाम में, तो इसको आप लिख सकते हो चक्कर प्रति सेकंड। ठीक है, तो चक्कर प्रति सेकंड भी आवृत्ति का मात्रक होता है। ठीक है भाई, तो ये होती है अपनी किसी भी तरंग की तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति। ठीक है भाई, क्लियर है अपना। तो ये तो हो गया अपना तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति। एक चीज और यहाँ पे आपको याद रखनी है, तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा व आवृत्ति। ठीक है, तो इन दोनों के मैंने यहाँ पे अपने प्रतीक लिख दिए हैं, लैम्डा तरंग दैर्घ्य का और न्यू आवृत्ति का। लैम्डा का न्यू में संबंध क्या होता है, ठीक है, संबंध। तो यहाँ पे आपको मतलब याद रखना है कि संबंध का मतलब क्या है यहाँ पे, कि यदि हम किसी भी तरंग की तरंग दैर्घ्य को बढ़ा दें तो आवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या तरंग दैर्घ्य को कम कर दें तो आवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या आवृत्ति को बढ़ा दिया जाए तो तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, या इसके अलावा आवृत्ति को कम कर दिया जाए तो तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस संबंध के बारे में यदि हम बात करें तो ये जो अपना संबंध है ये होता है लैम्डा इज प्रोपोर्शनल 1/न्यू। ठीक है भाई, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल 1/न्यू, यानी कि तरंग दैर्घ्य व आवृत्ति दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि तरंग दैर्घ्य को बढ़ाया जाए, ठीक है, यानी कि लैम्डा के मान को बढ़ाएं तो जो आवृत्ति है उसका मान कम होता है,
और यदि लैम्डा के मान को कम किया जाए तो आवृत्ति का मान बढ़ता है। ठीक है, या इसके अपोजिट हम बात करें कि आवृत्ति के मान को बढ़ाया जाए तो लैम्डा का मान कम होता है, और यदि आवृत्ति के मान को कम किया जाए तो लैम्डा का मान बढ़ता है। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है भाई, तो ये तो था अपना यहाँ पे तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य आवृत्ति में संबंध। अब इससे आगे क्या होता है, अपना प्रकाश में अपन पढ़ते हैं टॉपिक में प्रकाश की घटनाओं के बारे में। जैसे प्रकाश की घटनाएं होती है, जैसे आपने नाम सुना है, प्रकीर्णन होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, और आपका पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, इसके अलावा विवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है। ये सारी क्या प्रकाश की घटना है जो हमारे वातावरण में घटित होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट आपको अगली क्लास में प्रकाश की घटनाओं के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है दोस्तों।